जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। काफी लंबे ब्रेक के बाद हम पुनः वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। किसी कारणवश से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आज से हमारा फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हमने पिछला जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो राजनीति शास्त्र पढ़ रहे थे, कक्षा 10 का। इसमें हमने देखा था सूचियों के बारे में, हमने देखा था केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके बारे में हमने देखा था। यानी हमारे पाठ का नाम ही क्या था, हम जो पढ़ रहे थे पाठ का नाम हमारे क्या था, संघवाद था। संघवाद हमने देखा था, एक या एक से अधिक स्तर की सरकारों को हमने क्या कहा था, संघवाद कहा था। तो हमारा जो आज का मतलब टॉपिक होगा, ये संघीय व्यवस्थाएं किस प्रकार चलती हैं इनके बारे में हम जानेंगे, और कुछ अपने भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे। जैसे किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ, किस तरह से, तब ना हम जानेंगे, तभी तो पता चलेगा किस तरह से नियम कानून चलते हैं। तो जैसे एक चीज होता है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य, ये क्या होते हैं? विशेष, हमारे देश में क्या होता है, विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य हैं। अभी विशेष राज्य वाला दर्जा की क्या मतलब होता है? विशेष क्या होता है, मतलब इनको स्पेशल एक तरह से छूट दी होती रहती है, यानी विशेष राज्य का दर्जा होता है। समझ में आया? विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या? जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी हाल फिलहाल में देखते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक हमारा जो राज्य था, कौन सा, जम्मू कश्मीर, जम्मू था ना, जम्मू कश्मीर, JNK बोल सकते हो, JNK, जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था पहले, वहां विशेष राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया था। उसकी कहानी में बताया था ना, राजा हरि सिंह थे, उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, तो लोगों को कहा गया था जो भारत में आना चाहता है भारत में आए, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाए, तो जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो अपना स्वतंत्र रहे। तो जिसमें जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था। बाद में जैसे रेड क्लिफ रेखा खींची गई, भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया, वैसे ही पाकिस्तान वालों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया और उनके अधिकार क्षेत्र को लूटते चले गए। तो लास्ट में जब देखें कि वो हम लोग हार जाएंगे, तो उन्होंने भारत से संधि कर लिया। तो संधि किया तो कुछ शर्तों पे किया, तो यानी उसको विशेष एक तरह से राज्य का दर्जा मिल गया था। किसके आर्टिकल 370 अनुच्छेद के तहत ये हटा दिया गया ना बाद में, 5-6 अगस्त कब, 2019 में ना, 2019 में इसको क्या कर दिया, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको हटा दिया गया। अब इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, और इसको अब क्या बना दिया गया, केंद्र शासित बना दिया गया। पहले विशेष राज्य का दर्जा था। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब यह था कि जम्मू में कोई भी व्यक्ति अदर स्टेट का जमीन नहीं ले सकता था। समझ आया? वहां की नौकरियों में भी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, वहां अलग राज्य के लोग नौकरी नहीं कर सकते थे, और भी तमाम चीजें जो थी विशेष उनको सुविधाएं प्राप्त थी। उनका एक अलग से संविधान भी था। बाकी जगहों की विधानसभाएं 5 साल के लिए चलती थी, यहाँ की विधानसभाएं 6 साल के लिए चलती थी। बाकी सबके लिए कंडीशन होता है, विधान परिषद में न्यूनतम सीटें जो होती है 30 से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ उससे कम थी, उसके बाद भी वहां विधान परिषद था। तो इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था, बाद में इसको हटा दिया गया। अब देखो विशेष राज्य का दर्जा दिया क्यों जाता है? जैसे कुछ लोग आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, यानी किसी कारणवश से अगर पीछे हैं तो उनको आगे लाने के लिए किया जाता है। विशेष राज्य हो गया, जान गए ना, विशेष राज्य। इसमें कुछ आज भी है विशेष राज्य जिनको उसमें रखा गया है, असम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। समझ में आया? महाराष्ट्र और गुजरात को क्यों? महाराष्ट्र और गुजरात आर्थिक रूप से भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनको एक तरह से विशेष दिया गया है, प्रायोरिटी। कुछ ऐसे आज कुछ तो समाप्त भी हो गए, कुछ है अभी भी। आर्टिकल 371 के तहत दिया जाता है, अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा अन्य राज्यों को दिया जाएगा तो 371 के तहत दिया जाएगा। समझ में आया? आर्टिकल 371 के तहत
आज भी कुछ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, में विशेष राज्य दर्जा था। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, हम लोगों ने गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया, बाद में उसको फिर राज्य में बनाया, उनको विशेष राज्य का दर्जा है। अब विशेष राज्य का दर्जा दिया क्यों जाता है, मैंने बता ही दिया। आर्थिक सांस्कृतिक रूप से अगर क्या हो, यानी उनकी विशिष्टताओं के आधार पे, ऐतिहासिकता के आधार पे कुछ चीजें होती हैं, उनके हिसाब से उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। या अत्यंत वो पिछड़ेपन में रहे, या उनका एक अलग कल्चर ही हो, तो उनके कारण से भी उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब विशेष राज्य दर्जा मिलने से क्या होता है, जो नौकरियां होंगी उस राज्य के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएंगी, या कोई डेवलपमेंट का काम जाएगा तो उनको जाएगा पहले, या अगर अतिरिक्त पैसा अगर देना है, बाकी राज्यों को बजट 2-2 हजार करोड़ मिल रहा है तो उसको 3,000 करोड़ दे दिया जाएगा, एक बढ़ा करके एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा उनको और डेवलप करने के लिए। तो ये विशेष राज्य का दर्जा होता है। भारत में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, विशेष राज्य का दर्जा कुछ राज्यों को समझ में आ गया क्या, विशेष राज्य दर्जा वाले प्राप्त, बता दोगे ना विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल, सिक्किम, उसके अलावा मणिपुर भी कह सकते हो, कर्नाटक कह सकते हो, अरुणाचल, गोवा, ये सब क्या है, विशेष राज्य वाले हैं। कुछ विशेष राज्य का दर्जा इनको प्राप्त है। आया समझ में, विशेष राज्य का दर्जा ये हो जाएगा। एक चीजें आती है शब्द में, केंद्र शासित क्या होता है, मन में ये भी आता होगा, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको क्या बोलते हैं, यूटी, यूनियन टेरिटरी। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? केंद्र शासित हमने देखा जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, राज्य था तो उसके बाद उसको केंद्र शासित क्यों बनाया गया? क्योंकि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, यदि ऐसा लगेगा कि वह राज्य उसकी अखंडता अस्मिता पे कहीं वह अलग न हो जाए देश से, उन लोगों के देश की विचारधाराएं अलग न हो जाए, इनके लिए भी उनको केंद्र शासित बनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में कारण था, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा कारण यह था कि वहां आतंकी गतिविधियां हो रही थी, अपने आप को कुछ लोग वहां के अलग मानने को तैयार थे कि हम अलग देश हैं। इस तरह की भावनाओं को समाप्त करने के लिए केंद्र शासित बनाया जाता है। केंद्र शासित का मतलब होता है, हमने देखा है 3 तरह की सरकार, मतलब 3 तरह की सूचियां बनाई है, केंद्र, राज्य, संघ। उनके अलावा हमने देखा संघवाद में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र शासित का मतलब होता है कि केंद्र शासित में जो केंद्र सरकार होगी उसी का उस पर क्या होगा, शासन होगा। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसमें किसका शासन होगा, केंद्र सरकार का शासन होगा, यानी भारत सरकार का शासन होगा। वहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्य सरकारें, वहां केंद्र सरकार ही अपना कार्य करती है। केंद्र शासित और राज्य में अंतर क्या होता है, केंद्र शासित स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, और जो अदर राज्य है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब वहां अगर उनको अपना कोई नियम कानून बनाना होता है तो वो लोग राज्य सरकार बना लेते हैं, उस पर कोई केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन केंद्र सरकार अगर उसके राज्य कर रही है तो उसमें राज्य सरकार को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है। हम जानते हैं केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र और राज्य में अंतर, जैसे उदाहरण देख लो दिल्ली का, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित। उसको बनाने का कारण क्या है, पिछड़ापन के कारण नहीं उसको बनाया गया था, उसको विशिष्टता के कारण बनाया गया था, प्रायोरिटी के कारण। क्योंकि जो दिल्ली है वह क्या है, भारत की राजधानी भी है, और जो केंद्र सरकार है वो यहीं बैठती भी है, पार्लियामेंट भी है, ये संसद भवन भी यही है। तो ये बताओ अगर यह राज्य रहेगा तो कोई मतलब नहीं, महत्व उतना नहीं रहेगा, इसीलिए इसको केंद्र शासित बना दिया गया ताकि केंद्र सरकार बैठती भी है और वह केंद्र के अधीन रहे। तो दिल्ली को बनाने का यह कारण था। लेकिन सभी राज्यों को केंद्र शासित बनाने का कारण यही नहीं है, ये तो भारत की विशिष्टता के लिए दिल्ली को बनाया गया है, राजधानी के नाम से जानी जाएगी। तो राजधानी रहेगी तो इसके लिए इसको केंद्र शासित कराया गया है ताकि केंद्र का इसको पावर चलता रहे। लेकिन अन्य राज्यों को भी बनाने का कारण है, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है ना, इसकी किसकी, पंजाब और हरियाणा,
पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा की जब ये राजधानी है तो इनको बनाने का कारण क्या रहा होगा? इनके कारण से विवाद। हाँ, जैसे अपना कोई भी छोड़ना चाहेगा क्या हिस्सा नहीं छोड़ेगा। तो हरियाणा इसको मानता था, इसको पंजाब मानता था, तो दोनों ने अपना अपना उस पे का अधिकार क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश किया। तो केंद्र सरकार आके उसको केंद्र शासित बना दी। अब उस पे जो उस चंडीगढ़ का हिस्सा है वह केंद्र के अंदर है, लेकिन उसके बाद जो हरियाणा पंजाब है उनका अपना स्वतंत्र है। लेकिन जो दोनों लोग बैठ के काम करते हैं पार्लियामेंट, उनका अलग अलग जो भी विधानसभाएं हैं वो चंडीगढ़ में ही है। तो चंडीगढ़ में अगर पूछेगा शासन किसका चलेगा तो केंद्र सरकार का चलेगा। बैठने के लिए भले ही लोग काम करेंगे। देखो दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है यह कि पूरा पावर इनको नहीं होता जो केंद्र शासित वाले राज्य होते हैं। कहीं ना कहीं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट हावी रहती है। बाकी राज्य में देखोगे तो राज्य क्या होते हैं? फ्री होते हैं। अगर कोई पूछेगा केंद्र शासित बनाने के कारण, किन कारणों से राज्यों को केंद्र शासित बनाया जाता है, तो क्या बताओगे? अखंडता। अखंडता क्या होता है? बताए कोई? अखंडता। अखंडता का मतलब एकता, यूनिटी के लिए बनाया जाता है केंद्र शासित। जहां लगे कि राज्य में आपसी मतभेद, दूसरे देश के प्रति भावनाएं की ज्यादा बन रही हो, उसको एक करने के लिए। जैसे गोवा को जब हमने जीता तो गोवा को पहले केंद्र शासित इसीलिए बनाया ताकि बाद में फिर से कई लोग बगावत करके दूसरे देश में शामिल न हो जाए। तो कुछ समय के लिए उसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित बना दिया गया। अखंडता आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महत्व। एक राष्ट्रीय महत्व के लिए। अब राष्ट्रीय महत्व में कौन आ जाएगा? दिल्ली, देश की राजधानी, राष्ट्रीय उसका महत्व करने के लिए उसको बना दिया गया। उसके अलावा विवाद के कारण भी, जैसे देखा हमने क्या? चंडीगढ़। यानी विवाद के कारण भी कभी कभी क्या किया जाता है? राज्यों को केंद्र शासित में बदल दिया जाता है। विवाद हो जाएगा। अखंडता, राष्ट्रीय महत्व, विलासिकता के लिए भी, हिस्टोरिकल भी अगर हो, ऐतिहासिकता के कारण भी बना दिया जाता है। जैसे कोई चीजें अगर ऐतिहासिक हो तो उनको भी केंद्र शासित, यानी केंद्र के नाम से जाना जाए, केंद्र सरकार उस पर काम ज्यादा करेगी तो उनका और डेवलप होगा। कोई ऐसे ऐतिहासिक जगह जो रहेंगे, प्लेस रहेंगे, कुछ हिस्टोरिकल कारण भी होते हैं उसके। जैसे हम कह सकते हैं क्या, गोवा वाला भी कह सकते हैं, उनकी संस्कृत के आधार पे भी। जैसे पांडुचेरी हमारा क्या है? पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित है ना। उनकी संस्कृतियां थोड़ी सबसे अलग है, भिन्न है। इन कारणों से भी उनको, अब जैसे कुछ कंडीशन होते हैं राज्यों में उनको शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका अलग कल्चर है। हो सकता है हम ही लोग देखते हो जगह जगह पे जाते हैं तो जगह जगह के लोग मिलते हैं, बोलियां उनकी अलग मिलती है, भाषाएं अलग अलग मिलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से इनकी संस्कृति ये अलग है। अब पता चले इनकी संस्कृति हमारे यहाँ आ जाए, देख करके लोग हंसने लगेंगे, अरे हल्का पहने है, सब होता भी है। तो इनके कारण से भी इनको अलग किया जाता है, केंद्र शासित एक इलाका बना दिया जाता है, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि अपना राज्य की श्रेणी हम दे नहीं सकते हैं इनको, इसीलिए इनको केंद्र शासित बना दिया जाता है। डिस्टेंस के लिए भी बनाया जाता है, दूरी के लिए। जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप समुद्री इलाकों में है। अब भारत की स्थलीय सीमा या राज्यों से बहुत दूर स्थित है। इनके कारण से इनको केंद्र शासित बनाया गया है, भौगोलिक स्थिति के कारण इनके, ताकि जैसे कोई क्या करे, अधिकार कोई दूसरा देश न कर ले। अब बहुत छोटे हैं ये, जनसंख्या बहुत कम है, तो अलग राज्य भी नहीं बना सकते हैं। अलग राज्य बनाएंगे तो उनका अपना अलग नियम कानून चलेगा, हो सकता है बाद में वो जुड़ जाए उनसे, दूसरे देशों से कोई अधिकार कर ले। इनके कारण से बहुत दूरी होने के कारण भी उसको क्या बना दिया जाता है? केंद्र शासित बना दिया जाता है। समझ में आया? अखंडता, राष्ट्रीय महत्व, विवाद, ऐतिहासिकता, संस्कृत और दूरी, इन सब के हिसाब से क्या किया जाता है? किसी राज्य को केंद्र शासित बनाया जाता है। समझ में आया? अब अंतर दोनों में देखो क्या होता है। राज्य जो होते हैं
राज्य को कौन चलाता है? राज्य सरकार। मुख्यमंत्री नहीं चलाता है, मुख्यमंत्री तो चलाते हैं। और जो केंद्र शासित होते हैं उनको कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है। उनके अलावा भारत के 3 ऐसे केंद्र शासित हैं। एक तो दिल्ली, जहां क्या है? विधानसभा है। विधानसभा का मतलब मुख्यमंत्री है हमारा। उसके अलावा पुडुचेरी, इनमें भी क्या है? विधानसभा है। उसके अलावा अब जो बनेगा J&K, जम्मू और कश्मीर, तो यहां भी क्या रहेगी? विधानसभा रहेगी। तीनों जगहों पे क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। समझ आया? इनके अलावा नहीं होंगे। भारत में कितने केंद्र शासित हैं? 8 है ना। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 8 में से अगर कोई पूछेगा कितने केंद्र शासित में मुख्यमंत्री हैं या विधानसभा है, तो कितने में? 3 में, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। तो कहोगे सर तो केंद्र शासित बनने का क्या मतलब है? तो मतलब यह है, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे राज्य सरकार होती है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, हर चीज का काम करा लेती है, वैसे ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। कुछ क्षेत्रों में इनको स्वतंत्रता, जैसे नाली वाली साफ करा सकते हैं, सड़कें कुछ बनवा सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके अलावा बहुत ज्यादा नहीं है। कोई चीज अगर उसमें संशोधन करना रहेगा राज्य के लिए तो नहीं कर सकते हैं। या पुलिस विभाग है, जो भर्तियों का जो विभाग है पुलिस विभाग, उनमें भी ये क्या करेंगे? इनका अधिकार नहीं होता है। राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। यहाँ कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। समझाया? तो एक राज्य और केंद्र शासित का अंतर दोनों में होता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर हस्तक्षेप करती है, चलने के लिए होते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं। तो एक केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 8 का नाम तो याद है होगा? जानते हैं? एक तो दिल्ली, ऊपर से देखेंगे तो दिल्ली हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी, क्या जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ये ऊपर वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो 4 हो जाएंगे। उसके अलावा हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, उसके अलावा पुडुचेरी हो जाएगा, उसके अलावा दादर नगर हवेली, दमन दीव हो जाएंगे, और उनके अलावा लक्षद्वीप हो जाएगा। ये 8 हमारे क्या हो जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। 8 में 3 में क्या है? विधानसभा है। इतना बता दोगे। राज्य केंद्र शासित यही होते हैं। बनाने का कारण मैं बता दिया ना, क्यों बनाए जाते हैं। सबसे बता ही सकते हो। केंद्र शासित और राज्य में अंतर कोई पूछेगा बता दोगे, और राज्य केंद्र शासित क्यों बनाया जाता है ये भी आप अंतर बता सकते हो। ये सब इसी में है, तभी तो हम जानेंगे कैसे हमारा संघवाद काम करता है। अगला हम देखते हैं। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन। ये क्या है? मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन का मतलब, जब से हमारा संविधान बना है उसमें कुछ मौलिक चीजें हैं। मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन तभी संभव है कि नहीं है, ये भी हम जानते हैं। केस हुआ था, केशवानंद भारती का केस था, उसमें कुछ चीजें थी तो लगा कि ये संसद का मौलिक अधिकार जो है वह किसके पार्ट है? संसद के। तो इनमें परिवर्तन हो सकते हैं कि नहीं, तो बाद में डिसाइड किया गया कि परिवर्तन इसमें हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बनाई गई है तो उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया रखी गई है, ताकि अगर कुछ चीजें समय के साथ परिवर्तन करना रहे तो क्या हो, किया जा सके। मौलिक, देखो ये क्या दिया है? मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन। जो संविधान की आत्मा होती है उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना। समझ आया? संविधान में एक बार परिवर्तन किया गया है प्रस्तावना में। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या 3 चीज जोड़ा गया था? समाजवाद, पहले या नहीं था हमारे संविधान के शब्द में,
प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और उसके अलावा एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता। इन तीन शब्दों को संविधान की जो मौलिक जो क्या बोलते हैं मूलभूत जो ढांचा था उसमें परिवर्तन करके इनमें परिवर्तन करके इस शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान की आत्मा अगर कोई पूछेगा क्या है तो प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देश्य कथन जब प्रस्तुत किया था कब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसके बाद से इसमें संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक ही बार अब तक हुआ है, इसमें तीन शब्दों को जोड़ा गया है। अगर परिवर्तन फिर करना रहेगा तो परिवर्तन संभव है कि नहीं है? संभव है। संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान कैसा है, कठोर भी और लचीला भी है, दोनों प्रकार का है। लेकिन परिवर्तन करने का कंडीशन क्या है? ऐसे नहीं है कि कोई परिवर्तन बहुत आसान नहीं है करना, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कब ये होगा? लोकसभा जानते हैं ना, संसद के दो अंग, तीन अंग मानते हैं, राष्ट्रपति को भी मानते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों मानते हैं ना। ये क्या करते हैं? हस्ताक्षर करने के लिए लास्ट में हस्ताक्षर करेंगे। इनका क्या, अगर हमको संविधान की संसद में अगर परिवर्तन कुछ करना है मौलिक प्रावधानों में, तो हमको क्या जरूरी होगा? लोकसभा की 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अब सोचो, बहुत बड़ी चीज होती है। लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में 2/3 बहुमत। सोच लो, इतना कंडीशन है। मतलब कि जब हमारा विधेयक पारित होता है तो दोनों में पास कराना जरूरी होता है। इसी प्रकार लोकसभा में भी और राज्यसभा में, जैसे मान लेते हैं लोकसभा में कितने हैं? 543 निर्वाचित हैं, तो 2/3 अब जितने होंगे। राज्यसभा में 245, तो 2/3। अब इतने अगर निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, जितने निकल करके आएंगे उतने लोगों का अगर समर्थन होगा दोनों सदनों में, तब राष्ट्रपति की साइन होगी, तब जाकर के क्या होगा? मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, तभी भी नहीं होगा। उनके अलावा ये जो 28 राज्य हमारे हैं, 28 राज्य का आधा कितना होता है? 14 + 1, यानी 15 राज्यों की जो विधानसभा है, 15 राज्यों की विधानसभा में है, उसमें भी कितना बहुमत? उसमें 2/3 नहीं, आधा से एक अधिक, आधा से एक अधिक। यहां 2/3 बहुमत कहां? संसद में। और राज्यों में कितना? आधा से एक अधिक। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है, तो आधा से एक अधिक कर देंगे। 403 का क्या हो जाएगा? 202 मान लेते हैं, 202 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इतने लोग अगर समर्थन देंगे, कितने राज्यों? कम से कम 15 राज्यों के लोग, तब जाकर के संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन हो पाएगा। यह जटिल प्रक्रिया, आसान थोड़ी ना है। अब जैसे केंद्र सरकार में मान लेते हैं भाजपा है, पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्य सरकार में, राज्यसभा में नहीं है, तो पास करा पाएगी? नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ दोनों में हो भी गया तो 15 राज्यों में भाजपा की सरकार थोड़ी ना है, कम राज्यों में है ना। अगर कोई पार्टी विशेष अगर चाहे कि संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन कर दे, तो इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। संविधान के अगर मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। उनके अलावा 15 राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उनमें भी बहुमत होना जरूरी है, तब जाकर के उस संविधान के संशोधन किया जा सकता है मौलिक प्रावधानों में। समझ में आया? हो सकता है, लेकिन इतने प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। समझा गया ना कैसे नहीं काम करता है? इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, अब आते हैं।
संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे चलती है फिर बताएं। देखो, भारत में संघीय व्यवस्थाएं इसी प्रकार से कार्य करती हैं। विशेष राज्य दर्जा है तो उनको केंद्र सरकार अलग से एक तरह से फंड देती है। उसके अलावा केंद्र शासित है तो हमने देखा केंद्र की सरकार उस पर अपना काबिज रहती है। उसके अलावा संघीय व्यवस्थाओं के भारत में सफल होने के कारण भी हैं। कारण क्या है? क्योंकि भारत ने कुछ बुद्धि विवेक के साथ काम किया है। श्रीलंका जैसा हाल नहीं किया था। श्रीलंका में देखे थे ना, भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत अगर वैसा करता तो भारत में बहुत बड़ा गृह युद्ध हो जाता। कारण है, भारत में लोकतांत्रिक चरित्र के कारण भी संघवाद क्या है, सफल है। भारत में क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की प्रवृत्ति क्या है, लोगों का शासन। इसके कारण से भी संघवाद है। लोग अपने अनुसार अपनी सरकारों का चयन करते हैं, उनके अनुसार सरकारें काम करती हैं। तो इस प्रकार से भी संघवाद यहाँ चल जाता है। राज्य में अलग, केंद्र में अलग, इस प्रकार से होती है। कारण अगर पूछेगा संघवाद के सफल होने के कारण भारत में, तो पहला क्या लिखोगे, लोगों में क्या है, संघवाद की भावना। संघवाद की भावना। संघवाद की भावना का मतलब क्या है? सब लोग मानते हैं कि भारत क्या है, संघीय देश है। तो सब लोगों को पता है कि राज्य सरकार अपने अनुसार काम करेगी। कोई सरकार को बड़ा नहीं मानता है कि केंद्र बड़ी है तो राज्य बड़ी है। राज्य के लिए राज्य सरकार ही बड़ी मानी जाएगी, केंद्र के लिए, देश के लिए केंद्र सरकार ही बड़ी मानी जाएगी। तो लोगों के अंदर किसकी भावना है, संघवाद की भावना है। अब हमारा अगर भावना ही हमारे मन में न राष्ट्रभक्ति की, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, नहीं करेगा। उसी प्रकार से भावना जब लोगों के अंदर है कि हमारा देश संघीय शासन में है, तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो संघीय भावनाएं लोगों के अंदर है, इसीलिए भी सरकार चलती है। विविधता का आदर। भारत में बहुत से विविधता है। विविधता है कि नहीं है? अभी हम लोग कुछ और बोलते हैं, कोई और भाषा बोलता है, हम कुछ और पहनते हैं, कोई और अदर राज्य वाला कुछ और पहनता है। हम लोगों का कुछ नृत्य और है, उन लोगों का कुछ नृत्य और है। हम लोगों का खान पान कुछ और है, उन लोगों का कुछ और है। यानी हम लोग क्या करते हैं, विविधता का सम्मान करते हैं। अगर कोई हमारे अदर का स्टेट से आ जाता है तो क्या हम उसको अनादर करते हैं, सम्मान उसको भी देते हैं। है तो भारतीय वो भी, भले वो भाषा या संस्कृति उसकी जो भी हो। तो ये भी एक कारण इसका है, विविधता का हम क्या करते हैं, इच्छा भी हमारे अंदर है। संग रहने की इच्छा। संग रहने की इच्छा। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कर्नाटक वाला हो, चाहे तमिल वाला, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, जो भी है हमारी चीजें, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, संग रहने की क्या करते हैं, हम इच्छा रखते हैं। यानी राज्य और केंद्र, इसी तरह से दोनों में आपसी सहमति, अच्छी बॉन्डिंग होती है। इसके कारण से हमारा यह क्या है, संघवाद भारत में सफल है। समझ में आया? सफल होने में कारण भी है, सफल ऐसा ही नहीं है, सफल बनाया गया है, ऐसे थोड़ी सफल। तो इनको सफल देखो, इतनी आसानी के साथ भारत में संघवाद सफल नहीं हुआ। सफल करने के कारण है, एक तो पहली चीज है, जब भारत का गठन हुआ तो भाषाई आधार, भाषा के आधार पे। अगर कोई पूछेगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य तो कौन है, पहला जो राज्य है भाषा के आधार पर गठित होने वाला, वह आंध्र प्रदेश है। पट्टारामलु एक थे, गांधी जी के शिष्य थे। उन्होंने देखो वहां कौन सी भाषा बोली जाती थी, तेलुगु। तेलुगु वहां बोली जाती थी आंध्र प्रदेश में। उन्होंने क्या किया, कहा कि भाषा के आधार पर हमको एक अलग राज्य बना दिया जाए। भारत पहले एक था, राज्य बाद में निर्धारित किए गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे भाषा के आधार पर हमको अलग बना दिया जाए, क्योंकि वहां सभी लोग क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। थे वो कौन, गांधी जी के शिष्य। तो उन्होंने क्या कर दिया, 56 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। किसके लिए, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित करने के लिए।
समझ में आया? भाषा के आधार पर गठित करने के लिए 56 दिन अनशन किया, 56 दिन भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब उसके बाद एक तरह से बड़े नेता जब होते हैं तो हंगामा मचता ही है। तो बाद में सरकार ने क्या किया? 1952 में, याद रखना, 1952 में क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया राज्य। तो जब अभी बताओ भारत में और भी राज्य हैं, अब वो लोग चिल्लाने लगे, मलयालमों वाले, कन्नड़ों वाले, उड़ियों वाले, सब लोग अपना अपना क्या करने लगे? बगावत करने लगे कि हमको भी अब भाषा के आधार पर गठित करें। बंगलों वाले चिल्लाने लगे, जो बांग्ला बोले, गुजराती वाले, महाराष्ट्र वाले भी सब लोग। तो इस तरह से क्या होने लगा? लोगों के अंदर भावनाएं जागृत होने लगी कि हमको भी क्या करें? भाषा के आधार पे गठित करें। इसके लिए क्या हुआ? 1956 में एक आयोग का गठन किया गया। 1956 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको जिम्मेदारी यह दी गई कि भारत में जाकर के सर्वे करें, भ्रमण करें कि कौन से भाषा बोलने वाले कौन से क्षेत्र में रहते हैं। और अगर ऐसे सब पे थोड़ी करने लगेंगे तो उन्होंने क्या किया? अपना मतलब 53 में आयोग का गठन हुआ था, 1953 में आयोग का गठन हुआ और 1956 में उन्होंने क्या किया? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि कौन कौन से क्षेत्र है जो भाषा के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कर दिया गया? चिन्हित किया गया और भारत में 14 राज्यों का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। समझ आया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस 1956 में गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब सबको भाषा के आधार पर लगे बोल रहे। कुछ लोग भोजपुरी बोल रहे थे, हमको भी देश बना दे, कुछ लोग बांग्ला बोले, हमको भी बना दे। अब भारत में संभव था नहीं, क्योंकि भारत में बोलियां बहुत होती हैं, तो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। भारत में अच्छा बताओ कितनी भाषाओं को मान्यता है? कितनी? 22 भाषाएं। कितनी भाषा? भारत में 22 भाषा को मान्यता है। संवैधानिक जो दर्जा मिला हुआ है वो किसको मिला हुआ है? 22 भाषाओं को। सुनाया? राज्यों के गठन का आधार क्या होगा? कोई पूछेगा तो राज्य गठन का आधार क्या होगा? किस आधार पर गठन किया जाएगा? दूसरा संस्कृत, वहां का भूगोल समझ रहे हो? भौगोलिक स्थिति किस प्रकार के क्षेत्र में वो है, संस्कृतियां वहां की क्या है, उसके अलावा भाषा क्या है, इसके आधार पर जातीयता, एथनिसिटी भी इसको कह सकते हो। जैसे उसको देखते हो, क्या बोलते हैं, नागालैंड वालों को देखोगे, उनका भी गठन किया गया था इसी के हिसाब से, क्योंकि उनका संस्कृति ही बिल्कुल अलग था। आज भी नागालैंड वाले एक तरह से वो क्या बोल सकते हैं, सब खा लेते हैं, मेंढक वेंढक सांप वाप सब, उनका अलग कल्चर ही है। अब हमारे बीच में रहेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, उनको अलग राज्य में गठित कर दिया गया था। तो राज्य का गठन करने का आधार उस समय क्या बनाया गया था? भाषा, संस्कृत, भूगोल और जातीयता। मतलब जातीयता के आधार पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे वो लोग जंगली टाइप के लोग रहते हैं वहां पे कुछ, तो उनका मतलब अलग से बनाया गया था। तो 1956 में अगर कोई पूछेगा जब गठन भारत का हुआ तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। समझ आया? 1947 के बाद, अब यहां तक तो हो ही गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो क्या बताओगे? कौन? आंध्र प्रदेश। समझ में आया? भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और जब 1956 में राज्य गठन अधिनियम आया था तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन बाद में 1947 के बाद में क्या हुआ? बहुत से सीमाओं में परिवर्तन हुआ। सीमाओं में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र देखे थे ना,
चैप्टर में पढ़े थे ना सीमा क्षेत्र, कौन कौन से किसके सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो इनमें भी हुआ था। जैसे देखोगे बहुत ऐसे राज्य बाद में बनाए गए। अब हमारा उत्तर प्रदेश ही हम अगर ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ही हमारा यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन था, उत्तराखंड था ना। ये उत्तराखंड था। ये पहले दोनों क्या थे, उत्तर प्रदेश थे। यूनाइटेड प्रोविंस पहले उत्तर प्रदेश का नाम था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, बाद में 50 में परिवर्तन हुआ। तो इनमें क्या हो गया, बाद में किस हिसाब से इसको अलग कर दिया गया, ये मैदानी भाग थे और ये पहाड़ी भाग थे। इन आधार पर इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 2000 में, सन 2000 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उसके अलावा हमने देखा, उसके अलावा बिहार से झारखंड को भी सन 2000 में अलग कर दिया गया। उनके अलावा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया सन 2000 में। और लास्ट में सबसे बाद में गठित होने वाला राज्य कौन सा है, हाल फिलहाल में वो है, क्या बोलते हैं, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही काट करके एक और राज्य बना दिया गया, कौन, तेलंगाना, 2014 में। सबसे लेटेस्ट वही है। तो यही देखो कितने अलग हो गए, 4 से अलग हुए, 4 राज्य और बढ़ गए। ऐसे ऐसे करके राज्यों को बढ़ाया गया। और केंद्र शासित भी देखो कैसे बढ़ गए, दूसरे तो हाल ही में बदल गए। एक जम्मू कश्मीर जब था राज्य, अब केंद्र शासित में 2 बना दिए गए उसी में से। समझ आया ना। ये सब चलता रहता है सीमा का क्षेत्र का, इन्हीं सब के कारण से इनका गठन किया जाता है। इसी प्रकार से इन्हीं सब पे हमारा जो संघवाद होता है वो लागू होता है। कैसे शासन किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, वो और आगे के वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।